नमस्कार। द वर्ल्ड दिस वीक के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। जो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भविष्य के लिए बहुत सारी उम्मीदें उनके साथ जुड़ी हैं। देश के समाज के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान होगा, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। और जो किसी वजह से अंतिम पगबाधा दौड़ में सफल नहीं हो पाए, उनको अपना हौसला और हिम्मत बरकरार रखना है, बनाए रखना है। और अगर एज और अटेम्प्ट अभी तक हैं तो उनको अगला इम्तिहान और भी जोश और भी कमिटमेंट के साथ और भी उम्मीद और हौसले के साथ देना है। और जो सिविल सर्विसेज में क्वालिफाई अब नहीं कर सकते, एज या अटेम्प्ट अब नहीं बचा है, मे बी दे आर डेस्टिन्ड फॉर समथिंग बिगर एंड बेटर इन लाइफ। यूपीएससी की जर्नी, अगर आप उसमें क्वालिफाई होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी वजह से नहीं हो पाते हैं तो शायद ज़िंदगी में आपके लिए मकान और भी हैं, आसमां और भी हैं। अब आते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों पर, जिसमें कि आपने देखा कि ईरान के हमारे जो सर्वोच्च नेता थे खामेनेई साहब, उनकी शहादत हुई। अमेरिकन और इजराइल फोर्सेस के ऑपरेशन में एक टॉप लीडरशिप ईरान की मार दी गई। इसके बाद ईरान ने होर्मुज खाड़ी को बंद कर दिया है। ये तमाम मसले हमारे सामने हैं और देश के अंदर एक बड़ा चौंकाने वाला लेकिन बड़ा अप्रत्याशित कदम देखने को मिला कि बिहार के हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद छोड़ने का फैसला किया और वो राज्यसभा जा रहे हैं। शायद वो राष्ट्रीय राजनीति में अब अपना भविष्य देखेंगे। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे अपने जाने पहचाने और बहुत ही एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ अभिषेक सर, जो हमारे पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस और हमारे करंट अफेयर्स के हमारे मुख्य वार्ताकार रहे हैं। जानते हैं इन तमाम खबरों पर अभिषेक सर के साथ क्या है उनका नज़रिया। अभिषेक, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो ईरान की एक टॉप लीडरशिप खत्म हो गई, उसके बाद अब ईरान में दरअसल फैसले कौन लेगा, कैसे काम होगा। मुझे याद आता है, मैंने पढ़ा है, आपने भी देखा कि जब अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला किया तो उसने टोक्यो पे बम नहीं गिराया था, हिरोशिमा नागासाकी को, ताकि कम से कम कोई तो बचे जिससे बात करेंगे। अगर आपने टॉप लीडरशिप, यहाँ बात कहाँ करनी है, यहाँ तो अमेरिका और इजराइल को रिजीम चेंज, ये जो रिजीम चेंज का आप नजरिया देखते हैं, ये कहाँ तक जमीनी हकीकत पर सच्चाई में उतरेगा। और ये जो होर्मुज की खाड़ी को बंद किया गया है, उसका असर दुनिया पर तो क्या होगा और हमारे ऊपर भी क्या होगा, थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बताएं। सर देखिए, जहाँ तक रिजीम चेंज की बात है जी, ईरान में रिजीम चेंज तो नहीं होने जा रहा। अमेरिका और इजराइल जिस गलत फहमी में है कि हम रिजीम चेंज कर देंगे, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, बिकॉज ईरान इज नॉट वेनेजुला और ईरान इज नॉट गोइंग टू बी लाइक अ पपेट ऑफ अमेरिका और इजराइल। मतलब ईरान में रिजीम चेंज तब होगा ना जब आप बूट ऑन ग्राउंड रखेंगे। आप बूट ऑन ग्राउंड रख नहीं रहे, आप सेना भेज नहीं सकते। सेना भेजना अमेरिका के लिए पॉसिबल ही नहीं है ईरान में, उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन इतनी हार्ड है। और सर मैं देख रहा था, सुन रहा था, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर्स ने साफ साफ कहा है कि वी आर वेटिंग फॉर देयर आर्मी टू लैंड इन ईरान। आए, हम देख लेंगे उनको। तो आप क्या चाहते हैं कि अमेरिकन सोल्जर्स वहां जाएं और अमेरिकन सोल्जर्स का वहां पर स्लॉटरिंग शुरू हो जाए? हाँ, वो ताबूत में लौटे तो अमेरिका जैसे वियतनाम से लौटे थे, वियतनाम से लौटे। तो ये तो अमेरिका चाहेगा नहीं। ऑलरेडी अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस हैं, ट्रम्प उसमें ऑलरेडी वहां पर 69% लोग अमेरिका में दे आर अगेंस्ट दिस वॉर। तो रिजीम चेंज तो होना नहीं है। अब वो बार बार वहां पर एक तरीके से काम कह रहे हैं बार बार कि ईरान के लोग प्रो गवर्नमेंट अपनी गवर्नमेंट चुन लें। वहां हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो सुप्रीम लीडर के साथ ही थी। और खामनेई की हत्या के बाद वहां पर अराफी साहब को वहां पर एक इंटरिम एक लीडर के तौर पे, सुप्रीम लीडर के तौर पे चुना गया है। अब जो न्यूज निकल के आई है वो ये है कि जो खामनेई के बेटे हैं उनको वहां का सुप्रीम लीडर बना भी दिया गया। तो कहाँ हुआ रिजीम चेंज?
एक बात मुझे भी लगती है कि अमेरिका ने हर जगह जंग की शुरुआत तो की, हाँ, लेकिन खत्म कभी कहीं खत्म नहीं नहीं कर किया पाए, चाहे कभी। वियतनाम हो, हाँ, चाहे ईरान हो, चाहे इराक हो, अफगानिस्तान देख चाहे लीजिए। अफगानिस्तान हो, चाहे सीरिया हो, चाहे हाँ, इराक हो, सब जगह तो ये मुंह खाकर लौटे हैं। इसीलिए तो मतलब ग्रेवयार्ड एक तरीके से समझ लीजिए कि इनके लिए वो बना हुआ, इसीलिए अमेरिका अब फंस चुका है इतना बुरी तरीके से कि वो यहाँ से इस वॉर से निकल भी नहीं पा रहा है। और वो बार बार कह रहे हैं हम रिजीम चेंज कैसे होगा जब आप वहां पर आइए, वहां लड़िए, सत्ता को उखाड़ फेंकिए, वहां की जनता से आप इलेक्शन करवाइए, तब आप वहां पर एक गवर्नमेंट स्टैब्लिश करिए, फिर चले जाइए। अफगानिस्तान में देख लीजिए। इसलिए शायद वो ईरान के लोगों को भड़का रहे हैं कि आइए अब आप हाँ, सड़क पर उतरिए आप और सड़क पर रेजिम उतरिए। चेंज कीजिए, क्योंकि हमारे बस की बात तो बात रही नहीं है, हमने भैया खामनेई की हत्या कर दी, हाँ, बस अब हमारा आप देख काम हो लीजिए। गया। लेकिन जब खामनेई की हत्या हुई उसके बाद जो लोगों ने दिखाया, हाँ। जो तेहरान में लोग रोड पे उतर के आए, ये दिखा रहा है दे आर इन द सपोर्ट ऑफ सुप्रीम लीडर। दूसरी बात आप देखिए, वहाँ ईरानियन रिवोल्यूशन गार्ड को आप दरकिनार नहीं कर नहीं सकते। कर वो सकते। बहुत बड़ी पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर भी अरे है और सर, इकोनॉमिक पावर भी है। ईरान में जो लोग हैं उनके सेंटिमेंट सुप्रीम लीडर के साथ बहुत इमोशनली अटैच्ड है। इट्स नॉट सो इजी टू हैव रिजीम चेंज इन ईरान। इसीलिए चाहे वो इजराइल हो, और इजराइल बार बार कह रहा है हम इनको भी मार देंगे, जो नया सुप्रीम लीडर बनेगा हम उसको भी मार देंगे। कितनों को आप मार देंगे? जब तक आप फुल फ्लेज वॉर नहीं लड़ेंगे, आप सबको खत्म कर दीजिए एक तरफ से, तब तो आप रिजीम चेंज करा पाएंगे, वरना नहीं हो पाएगा रिजीम चेंज। अफगानिस्तान में क्या किया अमेरिका ने? गए वहां लड़े, 20 साल वहां रहे, छोड़ के चल दिए, तालिबान की सरकार आ गई अफगानिस्तान में, क्या हुआ? तो आप ऐसे ईरान में भी करना चाहते हैं? तो अमेरिका के लिए ये बहुत मतलब ब्लंडर है एक तरीके जो उन्होंने काम किया। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू ने ब्रेन वॉश कर दिया ट्रंप का। एक तरीके से गले की हड्डी बन गई है, न उगलते बन रहा है, हाँ, न निगलते बन और रहा है। अमेरिका की जो ईरान की जो प्रिपरेशन थी, वो अमेरिका और इजराइल उसको मिसकैलकुलेट कर गए कि ईरान ने इतनी प्रिपरेशन की होगी। अब एक हफ्ता करीब होने जा रहा है और अभी तक आप ईरान का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। नया सुप्रीम लीडर आ गया, तो कहाँ हुआ रिजीम चेंज? अब ईरान ने स्ट्रीट ऑफ हार्मूज को भी ब्लॉक कर दिया है। तो इसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ग्लोबल लेवल पर, क्योंकि वर्ल्ड का 30 to 40% ऑयल ट्रेड सर इसी रूट से होता है। ठीक बात है। मेजर जितनी भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है वो यहीं पर सिचुएटेड है, सऊदी अरेबिया, कतर, ईरान वगैरह। ये वो लिंक है जहां से 90% ऑयल ट्रेड जापान को होता है जी। यहीं से स्ट्रीट ऑफ हार्मूज से अरेबियन सी होते, स्ट्रीट ऑफ मलक्का होते सर, चाइना को जाता है। ठीक करें। और यहीं से स्ट्रीट ऑफ हार्मूज होते हुए, रेड सी होते हुए यूरोप को निकल जाता है। तो 30 to 40% क्रूड ऑयल यहीं से जा रहा है, वो बंद है, तो दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। एनर्जी क्राइसिस पैदा एनर्जी क्राइसिस आएगा ही आएगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो ईरान तो चाह ही रहा है कि दुनिया जो है वो अमेरिका और इजराइल पर प्रेशर बिल्डअप करे। बट ये लड़ाई अगर लंबी चली तो किसी के लिए नहीं अच्छा है, भारत के लिए भी नहीं अच्छा है, क्योंकि हमारा 20 to 30% और बल्कि 20 to 25% अगर कहें, ऑयल ट्रेड यहीं से होता है, स्ट्रीट ऑफ हार्मूज से ही होता है। ठीक बात है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बोला है कि हमारे पास 50 to 60 डेज का रिजर्व 45-50 दिन का कुछ कहा है कि रखा है। रिजर्व। और अब तो हम ऑयल रिजर्व भी रखने लग गए हैं सर। साउथ इंडिया में आप देखिए, विशाखापट्टनम वगैरह में, मैंगलोर वगैरह में अंडरग्राउंड हम लोग ऑयल रिजर्व रखते हैं, जिसमें 50 मिलियन मैट्रिक टन ऐसे शायद ऑयल रिजर्व है हमारे पास। 50 लाख मैट्रिक टन ऑयल रिजर्व है हमारे पास। अब भारत सरकार ने ऑप्शंस पे भी काम करना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने 30 डेज का वेवर दिया है रशिया से ऑयल खरीदने का। बताइए, अभी तक कह रहे थे कि आप बंद करिए, अभी नाराज थे, हम पे टैरिफ लगा दिया कि तुम रशिया से ना खरीदो। अब कह रहे ठीक है, 1 महीने तक का टाइम है, आप रशिया से ले सकते हैं। और जो सी टैंक में खड़े हैं वहां से ले लीजिए। तो हम ले लेंगे रशिया से, बिल्कुल, जहां सस्ता मिलेगा लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। प्लस सर हमारे पास ऑप्शन देखिए, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज भी हैं, हमारे पास ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज भी हैं, हम वहां से भी तेल ले सकते हैं। प्लस अमेरिका है, वेनेजुला, हम वेनेजुला से ले लेंगे, नई सप्लाई चेन हो जाएगी। तो भारत के पास विकल्प है, भारत सरकार विकल्प पे काम कर रही है। लेकिन ये है वो ट्रेडिशनल रूट था, अब वो अगर ब्लॉक होगा तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। बिल्कुल। बट भारत सरकार ने कहा है कि हम मैनेज कर लेंगे, रेट बढ़ने नहीं जा रहे फिलहाल कच्चे तेल के।
अच्छा, ये हमारे देश में बिहार में जो कुछ हुआ, हाँ, अनप्रेडिक्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल कहते हैं। बिहार को आप जितना जानते हैं, बिहार आपको उतना ही चौंका देता अवता ही है। चौंका देता तो ये है। क्या हुआ बिहार में और क्यों हुआ? नीतीश कुमार 10 हाँ, बार हाँ, मुख्यमंत्री पद की शपथ ले अभी चुके हैं। नवंबर में ही तो लिया हाँ, था, अभी लिया था उन्होंने। 20 नवंबर हाँ, 2025, ऐसे ही बस ऐसे 3 था। महीने हुए। हाँ, और बिहार में तो चला भी था कि 26 से 30 हाँ, नीतीश कुमार के लिए था, लेकिन बीजेपी ने नीतीश कुमार को राज्यसभा का भेज दिया, सांसद बना दिया। तो मतलब ये बीजेपी की रणनीति है, या अब वो खुद भी चाह रहे थे कि हम अब राष्ट्रीय राजनीति में जाएं, प्रदेश की राजनीति बहुत हो गई, ये तो स्वास्थ्य सर उनका साथ नहीं दे रहा है, स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा बेटे है। को स्थापित करना है, हाँ। तो किसी बहाने अब जब अपनी जगह छोड़ेंगे तो कुछ तो कोई और आएगा सक्सेसर। हाँ, नहीं, स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा, ये तो सब जानते हैं। उनके जो कमेंट रहे लड़की महिलाओं पर, जिन्होंने विधानसभा में कमेंट दिया और जनगण मनगण में हाथ हिलाते दिखे, वो तो सबको पता है कि स्वास्थ्य अब उनका है नहीं, 75+ है। और एक अधिकारी के ऊपर गमला रख दिए हाँ, थे। और एक मुस्लिम के डॉक्टर का हिजाब खींच दिया था। तो स्वास्थ्य अगर खराब है तो आपको पॉलिटिकल एरिया से संन्यास ले लेना चाहिए। कितना आप करेंगे राजनीति? 75 साल के तो हो ही गए। खत्म हो गया। इतने साल आप मुख्यमंत्री रहे, किसी भी तो वो राज्य की सेवा के साथ साथ देश की सेवा भी करना चाहिए। वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि दोनों सदनों के हम सदस्य रहे। लोकसभा के थे ही, अब राज्यसभा के भी हो जाए। एक कसक बाकी रह गई। एक कसक बाकी, भाई विधानसभा के भी थे, विधान परिषद के भी थे, अब राज्यसभा के नहीं थे, वो भी हो जाए। समस्या ये है कि इनको भी पुत्र मोह है, और ये भी चाहते हैं कि जेडीयू जो बीजेपी का परिवारवाद के खिलाफ जो नारा था, फिर उसका क्या हुआ? जानते हैं भारत की राजनीति में परिवारवाद के बिना भारत की राजनीति ही नहीं होती। क्या बीजेपी परिवारवाद नहीं है? वहां पे परिवारवाद है। अमित शाह जी का बेटा देखिए, जयशाह आईसीसी का अध्यक्ष बना बैठा हुआ है, बैट कभी ना चलाया होगा, और आईसीसी के चेयरमैन है। तो ये क्या है? ये भी तो नेपोटिज्म का एग्जाम्पल है कि पिताजी होम मिनिस्टर है तो आप कुछ भी आईसीसी के चेयरमैन हो गए। तो परिवारवाद तो ये है ही, इसको हमें सबको जो है एक्सेप्ट भी करना चाहिए। हर पॉलिटिकल पार्टी में, समाजवादी पार्टी में नहीं है क्या? वहां पे भी। लेकिन नीतीश के लिए समस्या थी कि अगर नीतीश नहीं तो जेडीयू को कौन चलाएगा। तो नीतीश चाहते हैं कि उनका बेटा जो सक्सेसर बने। अब उसके लिए गद्दी खाली करनी है। बीजेपी ये चाहती है कि भाई इनको एक सम्मानजनक विदाई दे दो, और चुनाव से पहले ये सब मैच फिक्स हो चुका था कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे, आपके लीडरशिप में हम लोग सरकार बनाएंगे, उसके बाद आपको सम्मानजनक विदाई दे दी जाएगी और बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाएगा। क्योंकि बिहार एक राज्य है जिसमें बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं हुआ है, और अभी बंगाल में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है, उसका फायदा वो वहां उठाने की कोशिश करेंगे। तो नीतीश को उन्होंने कहा आप राज्यसभा आ जाइए, आपके बेटे को हम डिप्टी सीएम बनाते, अभी जो बातचीत चल रही है जैसा, और बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री, बेटे की सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी। हाँ, लेकिन जो बंगाल चुनाव तक वेट कर सकते थे, बड़ा जल्दबाजी में रहे। मेरे ख्याल से नवंबर में हुआ है, इसलिए भी हो सकता है कि राज्यसभा का टर्म 2 साल बाद फिर आता। हाँ। अभी वैकेंसी है, अगर इस बार नहीं, हाँ, अगर नहीं होगा तो 2 साल फिर वेट करना पड़ेगा। और नीतीश कुमार को 2 साल तक और बनाओ। बीजेपी वेट नहीं करना चाहती। बीजेपी चाहती जल्द से जल्द हमारा कोई मुख्यमंत्री बिहार में बन जाए, एक और राज्य में बीजेपी एक और राज्य में मुख्यमंत्री बने। और जेडीयू, नीतीश के ना रहने पर जेडीयू तो कमजोर होगी ही होगी, क्योंकि जेडीयू का मतलब है नीतीश, नीतीश का मतलब है जेडीयू। हमें तो ये भी लगता है सर, क्या नीतीश कुमार को सकता है बीजेपी आगे चल के राष्ट्रपति बना दे। हाँ, 2022 में राष्ट्रपति का चुनाव भी, 2027 में तो राष्ट्रपति का भी चुनाव होगा। 27 में? हाँ, तो 2022 में हमारी वर्तमान राष्ट्रपति चुनी गई हैं, तो 27, हाँ, अगले साल राष्ट्रपति का चुनाव है, और राज्यसभा से हो सकता है। 110% इनको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कोई नाम देंगे, सम्मानजनक आपका जीवन रहेगा नीतीश कुमार का, खत्म बात। बेटा बन गया डिप्टी सीएम। लेकिन बेटे का ये रहा है कि उनकी लैंडिंग बेटे की बड़ी लेट हुई है, 50+ है एज बेटे की। ये तो युवा राजनीति में, ये युवा, जब राहुल गांधी अभी युवा है तो निशांत नाम है शायद। हाँ, वैसे ही है नाम, तो वो अपना निशान छोड़ेंगे। और राजनीति में 50 साल की तो शुरुआत युवा है अभी। ये तो बात तो है। अभी हम भी चाहें तो शुरुआत कर। हाँ, आप तो अभी राजनीति की, अभी आप किशोरावस्था में भारत की राजनीति के लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे, सही कहा सर आपने। तो उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। देखते रहिए द वर्ल्ड दिस वीक, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्ते।